एवरीवन, जब हमने लास्ट लेक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना डिस्कस करना स्टार्ट किया था, आज हम उसी से आगे डिस्कस करेंगे जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस ऑफ बोर मॉडल या एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट किया। उसमें हमने ये कैलकुलेशन किया था, ठीक है। उसी के साथ में हमने दो फॉर्मूला और देखे थे जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में थे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ था, और दूसरा हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम के साथ में था। इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने अच्छे से और डिटेल में बात कर लिया था, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम दो टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला हम वेलोसिटी और दूसरा हम टोटल एनर्जी के बारे में, कि जो एटम है, न्यूक्लियस है, वो वहां से कितनी एनर्जी उसमें बनती है और कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन है वो घूमने लग रहे हैं। बात क्लियर है? तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें वेलोसिटी के बारे में। ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे रिलेशन है, वो सारे के सारे डेरिवेशन है, तो ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। अगर यदि हम बात करें वेलोसिटी की, तो हमारे पास में ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, हम इन्हीं का यूज करते हैं क्योंकि हमने इन्हीं से रेडियस की कैलकुलेशन की है, इन्हीं से कैलकुलेशन की है। तो हम यहां से रेडियस की कैलकुलेशन कर चुके हैं, वेलोसिटी की कैलकुलेशन भी इन्हीं से करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहां से लेते हैं, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 nh अपॉन 2, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हमें, तो हम क्या करें, क्योंकि हम r को तो ले नहीं सकते हैं, r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम r को ही निकाल लेते हैं, nh अपॉन 2 इंटू mv। हमारे पास ये टर्म आ गई निकल के। यहां से हमने रेडियस निकालना है क्योंकि हमें तो रेडियस खत्म करना है ना, रेडियस खत्म होना चाहिए, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? दूसरे स्टेप पे आते हैं। एक चीज का ध्यान देना, शायद मैंने लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा करेक्शन है, शायद हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में शायद मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि NH अपॉन 4 किया था, उसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, NH अपॉन 2 आएगा। क्लियर? अब इसी से आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इक्वेशन, जो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है स्टार, इस स्टार इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे पुट करेंगे तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पुट इक्वेशन स्टार किसमें, इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा mv² इज इक्वल्स टू, क्योंकि जो r था वो तो खत्म हो चुका है, z² अपॉन कौन है, 4 एप्सिलॉन नॉट, और r है, r की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं क्योंकि एक r से एक r कट जाएगा तो r बचेगा, r की वैल्यू यहां से रखते हैं nh अपॉन 2 इंटू mv। ये वैल्यू आ गई, यहां से हमारे पास में ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो नीचे वाली टर्म है ये कहां चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर आएगी तो क्या बनेगा, ZE² इंटू mv इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारे पास में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू NH। ये आ गया हमारे पास, ये जो रिलेशन है मेरे पास यहां से ये आया। इसमें से जो टर्म्स कैंसिल हो रही, पाई से पाई कैंसिल, देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, दैट इज 2, m से m कैंसिल, यहां पे वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी खत्म, और कोई टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम यहां से क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या बना, ZE², ऊपर वाली सारी टर्म खत्म हो चुकी है, डिवाइडेड बाय, यहां पे 2, आगे चलो एप्सिलॉन नॉट, आगे चलो n, आगे चले h, तो मेरे पास में ये एक रिलेशन आ गया जो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू NH। हमारे पास में वेलोसिटी कैलकुलेट होके आ गई। क्या एक फॉर्मूला है, अभी तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में वेलोसिटी का। इस फॉर्मूले को हम ऊपर नोट डाउन करते हैं। हमारे पास यहां पे क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये बन गया, ठीक है।
अब जेड क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये आपको पता है क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बताता है। एन कौन है, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, ठीक है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 तो कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी, एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो ये वाली टर्म भी कांस्टेंट, ये वाली टर्म भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हमारे पास में कौन वेरिएशन वाला है, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो इसका मतलब मैं इन दोनों टर्म्स को बाहर ले लेता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन, ये वाली टर्म तो हमने बाहर ले ली। बचा कौन है, वो बच गया ई स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। हमारे पास में ये बच गया जो अंदर बचा है, ठीक है। अब हम इन हर कांस्टेंट की वैल्यू को, हर एक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁻⁶ और इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। हमारे पास में यहां से इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है वेलोसिटी के लिए। हम इसी रिलेशन को यहां पे नोट डाउन कर देते हैं क्योंकि ये हमें काम आएगा। और वो तीसरा फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन इंटू एच। ध्यान देना है, साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है, एक एक फॉर्मूले को ध्यान से नोट करना है क्योंकि बार बार नोट करोगे तो वो फॉर्मूले बार बार आपके दिमाग में रिवाइज रहेंगे, बार बार याद आएंगे। क्लियर है, ये चीज बन गया। अब हम इन्हें साफ करते हैं। अब एक चीज यहां से नोटिस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हर चीज हाइड्रोजन के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि वहां से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कैलकुलेशन करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो हम यहां से इसमें पुट करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। तो उसके लिए क्या हो गया, जेड इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट है, पहला केस है क्या, कि जब n की वैल्यू 1 है, जो वो पहली ऑर्बिट में है, फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन किस में, फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 है। तो उस टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यही वैल्यू होगी 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड पहली, ठीक है। जब n इज इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो z इज इक्वल्स टू 1, लेकिन n की वैल्यू वेरी करेगी, और वेरी क्या करेगी, वो यहां पे पुट करेंगे। तो क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z एटॉमिक नंबर, लेकिन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होगी। अगर यदि n की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। देखो कैलकुलेट कर लो, 2.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 अपॉन n की वैल्यू हमने क्या रख दी, 2। इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.1 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आएगी। तीसरी निकाल लो, इफ n इज इक्वल्स टू 3, तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 2.2 10⁻⁶ इंटू 1/3। तो वैल्यू सॉल्व करोगे 22, तो ये आ जाएगा 0.21, दैट इज 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देखो पहली वैल्यू क्या है 2.2, दूसरी वैल्यू क्या है 1.1, तीसरी वैल्यू क्या है 0.7, मतलब वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन, मैं इसे साफ कर रहा हूं और इसे एक चीज नोट करने की कोशिश करूं, तो ये निकल के आता है, यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, वो ये कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस है, यहां पे मेरी सेल है, ये सेल्स है, ये सेल्स बनी हुई है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है तो ये बहुत तेजी से घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा, लगातार घूमेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी होगी वो बहुत फास्ट होगी, लगातार घूमता रहेगा। बात क्लियर है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। जैसे ही उसकी वेलोसिटी दूसरे ऑर्बिट में जाएगी, दूसरे पाथ पे जाके वो घूमना स्टार्ट करेगा,
तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरे पे जाएगा और भी डिक्रीज हो जाएगी, चौथे पे जाएगा और भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये है कि वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। हमें एक बहुत अच्छा कंक्लूजन यहाँ से निकल के मिला, और वो यही मिला कि एटम एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसमें रेडियस है वो लगातार बढ़ रही है और उनके बीच में गैप भी बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है लगातार, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमें एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता चला कि किस तरीके से वो वेलोसिटी को ड्राइव करते हैं। चलो ठीक है, वेलोसिटी उन्हें बता दी। अब अगर यदि हम एक चीज़ देखें, वेलोसिटी हमें पता चल गई क्योंकि हम ये पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक वर्ड पढ़ते हैं। अगर यदि ये वेलोसिटी कैरी कर रहे हैं, अगर यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी जब है तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आप जानते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, एम वी स्क्वेयर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे, ये हमें पता है, ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है v, और v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। सीधा पुट करने आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? हाफ दैट इज m दैट इज v की वैल्यू क्या है? v इज इक्वल्स टू z ई स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। वैल्यू निकालते हैं, 1/2 m इंटू जेड, स्क्वायर को खोल देते हैं, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h का स्क्वायर। हमारे पास ये एक रिलेशन आया, 1/2 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। यही आ रहा है, ये एक मेरा रिलेशन आ गया। कोई टर्म कैंसिल हो रही है, कोई भी टर्म इसमें से कैंसिल नहीं हो रही है, तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/8। 1/8, 1 को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी टर्म ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी 1 से होगी, तो 1/8 इंटू m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर n स्क्वेयर h स्क्वेयर। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर n स्क्वेयर h स्क्वेयर। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। साथ साथ में नोट करते चलना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी, अभी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। क्लियर है? तो इनको ध्यान से समझना है। काइनेटिक एनर्जी, अब मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पे इस रिलेशन को अगर देखा, तो यहाँ पे z जो कांस्टेंट नहीं है, n जो कांस्टेंट नहीं है, और बाकी सारी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा m और e की पावर 4 ये टर्म्स कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म्स कांस्टेंट नहीं है, सॉरी ये टर्म्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की ये टर्म कांस्टेंट है। 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास में बन गई। जब हम इसको टर्म को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे हमें मिलेगा 13.6, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। क्योंकि इन सभी जब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन, पहले हम लिए लेते हैं जूल पर एटम,
ध्यान देना है, इसकी जो यूनिट्स हैं उसमें यूनिट्स के साथ में बहुत ज़्यादा खेल खेला जाता है। यूनिट्स के साथ में क्यों खेला जाता है? क्योंकि हमने इसको देखो इस टर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो टर्म बनी है ये वाली टर्म, अगर यदि हम इसी टर्म को मेंशन करेंगे, क्योंकि ये टर्म आप जानते हो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू चार्ज की है। और किसके चार्ज की है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। तो हम यहां से एक वैल्यू लिख सकते हैं और इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टर्म में भी हम इसको इंडिकेट कर देते पर एटम, ये भी मेंशन कर सकते हो पर एटम। एक एटम में इतनी अमाउंट में इसमें से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है। साथ में इसी को पर एटम की बजाय ये पर मोल की टर्म में भी दे सकते हैं। पर मोल, अगर यदि ये पर मोल की टर्म में इसको इंडिकेट करेंगे तो ध्यान देना है, इसी टर्म को 13.6 इंटू 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मोल्स के टर्म में। ध्यान देना है इस बात का, यूनिट्स के साथ में सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है और यूनिट के साथ में खेल खेल के वो इस यूनिट को चेंज कर सकता है। आपसे बोल दिया जाएगा जूल पर एटम, जूल पर मोल में बताओ, तो वही सेम चीज़ है, जूल पर मोल में बता देंगे, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। बात क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी की आपको सिंपल सी एक यूनिट याद रखनी है और वो ये वैल्यू याद रखनी है 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो हमारे पास में ये दो वैल्यूज आई निकल के, और जिससे हम अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? जब काइनेटिक एनर्जी है, हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं, किसके साथ में? प्रोटॉन के साथ में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या दिखा रहे हैं? अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। मतलब अगर यदि हम किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज से, अगर किसी भी एक बॉडी को अगर किसी भी कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी दिखाते हैं। अगर यदि हम ये समझ ले, मान लो सपोज करो मुझे किसी भी जगह पे, मैं अगर यदि यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई पत्थर उठाना है और जब मैं पत्थर उठाऊंगा तो मुझे कोई पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसके पास में एक एनर्जी और, कौन सी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास में तीसरी टर्म आती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें डेरिवेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशंस को समझना है तो ही हम इनके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, दैट इज यू से इंडिकेट करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझ लिए, ध्यान से क्या समझना है, मेरे पास में अगर मान लो सपोज करो ये मेरे पास में कोई न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Z इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो भी चार्ज है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान देना है, अभी मैंने जो फोर्स के लिए लिखा था, पीछे वाली टर्म में हमने फोर्स के लिए लिखा था, यही फॉर्मूला लिखा था फोर्स के लिए, लेकिन उसमें फर्क था R²। अगर यदि ये खाली R है तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर यदि R² है तो वो फोर्स बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। दोनों में डिफरेंस ध्यान देना है। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, ध्यान देना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हम साइन के साथ में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें मेंशन कर दे और कह के चला जाए, नहीं, वो जो भी चीज़ मेंशन होगी उसके पीछे एक लॉजिक होगा और उसी के बेस पे हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो वही चीज़ हम वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पे फोर्स था, वहाँ पे हमने कहीं भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं दिखाया, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से, उस चीज़ को अभी मैं कोई भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है।
और वेक्टर क्वांटिटी कभी भी साइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब साइन हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। क्लियर है? तो हमने जैसे इसको मेंशन किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये आ गया माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर की टर्म यहाँ पे दे रखी है, आर के टर्म को उठाओ, इसमें पुट करो, मेरे पास में क्या वैल्यू आएगा, माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू वहाँ से उठाई, एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, उस टर्म को उठाते हैं, पाई इंटू एम इंटू जेड इंटू ई स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई। जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर उठा के ले गए तो हमारे पास में क्या बना, ये टर्म हमारे पास में बन गई। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इस चीज़ को सॉल्व करके कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने इस वैल्यू को उठाया तो हमारे पास में ये आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वेयर, नेगेटिव साइन है, ध्यान देना नेगेटिव साइन है, ये वाली टर्म कहाँ पे जाएगी, इंटू पाई एम जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कौन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर आगे चलो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये आ गया। ये है जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड करो, कैंसिल हो रही है, कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। और कोई टर्म है नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जेड से जेड स्क्वेयर माइनस का, ई से ई की पावर 4, एम दैट इज एम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आए 4, यहाँ पे आए एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर, यहाँ पे आए एन स्क्वेयर, यहाँ पे आए एच स्क्वेयर। मेरे पास में ये टर्म निकल के आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म निकल के आ गई। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, अगर यदि हम कॉमन सी चीज़ देखें, देखो ये रिलेशन ये बना, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ये बना क्या, एम माइनस क्या, एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। एक चीज देखो, कॉमन देखिए, कॉमन देखना है काइनेटिक एनर्जी के साथ में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, एम जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर यहाँ है, जेड स्क्वेयर यहाँ है, ई की पावर 4 यहाँ है, ई की पावर 4 यहाँ है, एम यहाँ पे है, एम भी यहाँ पे है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अरे ये तो सारी चीजें सेम है, एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो क्या है, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/8 है। तो इसका मतलब अगर यदि हम पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली देखें तो किसके बराबर है, या हम ये कह दे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन 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 मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, इंटू 1/2 इंटू 4 ऐसा लिख सकता हूँ। मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूँ। मैं पोटेंशियल एनर्जी यही तो है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर हो गई, ये वाला रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, ये मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला है वो यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और किस तरीके से इसके वैल्यू को सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखो ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी का अब हम एक रिलेशन जो हमने बनाया था, फॉर्मूला जो बनाया था, जो वैल्यू निकाल के बनाया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बन रहा था, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। भाई जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर यही आ रहा था। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वेयर का। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। क्या चीज़ बची है, वो ये कि ये बनाए, अगर यदि हम
किसी भी, चलो हम इस चीज़ को छोड़ते हैं, पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। इसी से हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के समेशन के बराबर, इन दोनों के समेशन के बराबर होती है। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल देखते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? वो थी मेरे पास में माइनस ऑफ 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, इसी के बराबर थी। देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने क्या लिखा है? माइनस ऑफ 1/2 पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने पीछे देखा है ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था, यहाँ से आ रहा था 1/8, ये 4 है 1/8 है, दोनों में यही तो डिफरेंस है और माइनस का साइन का डिफरेंस है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो ध्यान से, ये आ गया। क्या करो कैलकुलेट, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। जो टोटल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी? वो इसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर आ रही है। और ये वैल्यू किसके बराबर थी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी। जहां पे अगर यदि ये वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू भी प्लस है, अगर ये वैल्यू माइनस है तो ये वैल्यू भी माइनस ही है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर यदि हम इसी चीज को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को निकाल लो, क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से ट्वाइस इससे मल्टीप्लाई माइनस इधर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बात क्लियर? अब एक छोटा सा काम यहाँ पे और कर लेते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं वो ये कि देखो जब दोनों चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास में एक चीज़ से ही रिलेट कर रही है, और वो क्या कि अगर यदि हम इन तीनों को रिलेशन मिला के देखें, तीनों का किसका? काइनेटिक एनर्जी का, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, इन तीनों का रिलेशन देखें तो हमारे पास में देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रही थी? वो आ रही थी हमारे पास में प्लस पॉजिटिव वैल्यू में आ रही थी, लेकिन मैं इन सभी कॉन्स्टेंट्स को सेम रख रहा हूँ, कॉन्स्टेंट को हाथ लगाए बिना, जो ये कॉन्स्टेंट है इनको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बाकी की जो टर्म्स है वो जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा मेंशन कर रहा हूँ। दूसरा देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? माइनस साइन के साथ में, नेगेटिव साइन विद जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर के बराबर। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर आ रही थी? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, यही तो आ रहा था। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। इस बात को ध्यान से समझे या नहीं समझे, ये बताओ पहले। एकदम क्लियर हो गई ना बात? ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम इसमें कोई भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज की वैल्यू को मेंशन नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स को मेंशन नहीं करते। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। और हमने फॉर्मूला देखा, वो ये देखा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। बात क्लियर है? और हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टर्म में आती है तो ये भी नेगेटिव टर्म में आएगी। क्लियर? और दूसरा हमने देखा एक रिलेशन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 13.6 होता है, 13.6 होता है। और जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का 2 होता है माइनस साइन के साथ में, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ट्वाइस इंटू 13.6 माइनस साइन, तो वैल्यू आ जाएगी 27.2 पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी। क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां से हम एक चीज निकालें तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी। वो चीज क्या, वो चीज ये कि अगर Z की वैल्यू बढ़ेगी, Z इंक्रीज करेगा, Z इंक्रीज, Z इंक्रीज, Z इंक्रीज, ध्यान से समझना है, Z इंक्रीजेज, Z इंक्रीजेज, अगर Z बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगी। Z बढ़ेगा तो नेगेटिव साइन के साथ में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर यदि मान लो सपोज करो -4 है, फिर उसके बाद में Z की वैल्यू और बढ़ी 5 हो गई तो -5, 6, -6, -7, इस तरीके से बढ़ेगी। भाई Z बढ़ रहे हैं तो मेरे पास में ये भी तो बढ़ रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और आपको एक बात पता है, अगर यदि मैग्नीट्यूड बढ़ रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में, तो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। नहीं आई बात समझ में, ये बात समझ ही नहीं आई। क्यों, देखो अगर यदि आप नंबर सिस्टम पे खड़े हो जहां पे वैल्यू 0 है, जहां पे वैल्यू 0 है, अगर यदि आप इधर गए तो -1, -2, -3, -4, -5, क्या ये वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है? वैल्यू घटने लग रही है। क्यों? अगर नेगेटिव साइन नहीं होता तो ये तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन है इसलिए ये वैल्यू क्या हो रही है, छोटी बनती चली जा रही है, छोटी बन रही है, छोटी बन रही है। बात क्लियर हो रही है? तो छोटी बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, Z बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज। और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई Z बढ़ने पे, तो हमारे पास टोटल एनर्जी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। बात क्लियर आ गई? बात क्लियर हुई है? समझ में आया है कुछ? थोड़ा सा नहीं आई बात समझ में? क्या बोला है हमने? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये नेगेटिव साइन डिक्रीज करवा रहे हैं इसको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के, Z का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन Z बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो ये तो बढ़ेगी। अगर यदि हम Z की वैल्यू को बढ़ाएंगे, Z की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों घट रही है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ है। और वही सेम चीज हमारे पास में टोटल एनर्जी के साथ है। बात क्लियर है? नहीं आ रहा है समझ में? देखो इस रिलेशन को देख लो, इस रिलेशन को समझो। क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी mZ² E² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n² h²। माइनस क्यों? क्योंकि इसका साइन है। और टोटल एनर्जी किसका होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -mZ² e⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट n² h²। यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। जो कॉमन है, कॉमन कौन है? मास E², एप्सिलॉन नॉट n, और ये n की वैल्यू को और Z की वैल्यू को तो यहाँ पे रख दो, Z² अपॉन n²। बाकी को कॉमन ले लो, बाकी को कॉमन लिया तो हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे? me², me²। और Z भी कॉमन ही है तो Z², n² भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है क्या? स्क्वायर n² h²। अब क्या बचा इधर? ये 1/8 बचा, इधर 1/4 बचा है, तो ये बच गया हमारे पास में 1/8 माइनस 1/4। देखो क्या वैल्यू आएगी? 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में एलसीएम मेरा 8 ऊपर 1 -2, तो ये आ गया -1/8। यही वैल्यू आ रही है, -1/8 माइनस वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -8, और ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो सेम है, सभी में कॉमन थी, तो ये -1/8। ठीक है, तभी तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ वेरी कर रहे हैं। तो इसी के साथ में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि टोटल एनर्जी, अब मैं इनको साफ कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इनसे एक और रिलेशन देखना है।
ये चीज़ आ गई। अब देखो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये तो जेड के साथ देखे हैं। अगर यदि हमें एन के साथ देखना है, एन का मतलब एन बढ़ेगा, ऑर्बिटल बढ़ेंगे, एनर्जी सेल में, सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, बढ़ेगी। एन की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एन की वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो एन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, आएगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? यहां आ जाओ, यहां पे एन की वैल्यू बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब एक चीज बताना, पोटेंशियल एनर्जी एन की वैल्यू बढ़ने पे क्या हो रही है? एक तो मैं कहूँ 1, -1, -0.9, -0.8, -0.7, कौन सी वैल्यू बढ़ी है? ये वाली वैल्यू बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू विद नेगेटिव साइन उतनी ही हायर वैल्यू होती है, उतनी हायर वैल्यू। तो क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पे? एन की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ध्यान से समझनी इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो एन इंक्रीज करेगा तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टेबल निकल के आती है यहाँ पे। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? टोटल एनर्जी बढ़ रही है, कब बढ़ रही है? जब हमारे पास में एन की वैल्यू बढ़ रही है। टोटल एनर्जी घट रही है कब? जब हमारे पास जेड की वैल्यू बढ़ रही है। बात क्लियर है? एकदम समझ में आ गया? ध्यान से समझना है, नहीं समझ में है तो दोबारा से एक बार फिर से स्टार्टिंग से दोबारा से देखना है। फिर भी समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, दोबारा से बता दीजिए, दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर शुरू से डेरिवेशन से आपको कंप्लीटली क्लियरली एकदम एक्सप्लेन करेंगे। बात क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया बोर की जो टोटल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की उन्होंने, और दूसरा उन्होंने वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की, उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। क्योंकि बोर मॉडल एक ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा है, उसके बारे में हम कंप्लीटली छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।